Hello children, welcome to our next chapter of EV of class 7th, chapter 6 that is exploitation of environment by humans। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ कि exploitation of environment by humans। आपने देखा है कि human beings can change the environment according to their requirement। human beings एक ऐसी चीज़ है नेचर में जो कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नो बडी कैन चेंज, दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द नेचर, यानी उनको नेचर के जो दिए गए हैं एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं उसी को फॉलो करने होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को चेंज करते रहते हैं। सो इन दिस चैप्टर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक तो एनवायरनमेंट को हम लोगों ने कैसे एक्सप्लॉइट कर रखा है। जो हमें नेचर से रिसोर्सेज मिले हुए हैं, नेचर से जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको हमने यूज़ भी किया है और उनका मिसयूज़ भी कैसे कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे डिप्लीट भी होते जा रहे हैं। तो ये क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यू कैन, आई थिंक बच्चों आपके पास बुक होगी, बुक में पेज नंबर 45 पे चैप्टर है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय ह्यूमंस। नाउ ऑल द लिविंग बींग्स एक्सेप्ट द ह्यूमंस फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ओनली ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ह्यूमंस ट्राई टू अडेप्ट ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। हम लोग हर एक तरीके से क्लाइमेट को अडेप्ट कर सकते हैं। फॉर दिस दे यूज़ टेक्नोलॉजी टू देयर रेस्क्यू, और उससे बचाने के लिए हम लोग वेरियस टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ करते हैं। बट समटाइम्स दीज मॉडिफिकेशन बिकम हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, और बट समटाइम्स दीज मॉडिफिकेशंस बिकम हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, और कभी कभी ये मॉडिफिकेशन जो हम एनवायरनमेंट के में कर रहे हैं, चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं, उस पर हार्मफुल हो जाते हैं। एंड दिस इन टर्न अपसेट्स द बैलेंस अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स इन नेचर, और ये अपने जो कंपोनेंट्स हैं नेचर के उनको इम्बैलेंस कर देता है। नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय मेनी टाइम्स। आपने देख रखा है कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, सो वी हैव टू कंट्रोल इट। लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करती है ह्यूमन बींग्स की। सो द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, और इसकी वजह से जो सोर्सेज थे वो क्या होते चले जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। सोर्सेज आर बीइंग लिमिटेड, और ये सोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। सो वी आर अनेबल टू मैनेज देम। सो मैनेजिंग दिस रिसोर्सेज हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अनलाइक बिफोर। पहले की तरह अब इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन एशियन टाइम्स व्हेन ह्यूमंस डिपेंडेड ओनली ऑन एग्रीकल्चर, आपने देखा कि पहले के ज़माने में ह्यूमन बींग्स उनके सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन होता था, या एक या दो ऑक्यूपेशंस होते, जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये ऑक्यूपेशंस होते थे। लेकिन उस टाइम पे जो ऑक्यूपेशंस होते थे उससे क्या होता था, वो इतने हार्मफुल नहीं होते थे नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इतने हार्मफुल नहीं रहते थे। उससे क्या होता था, दे वर जस्ट क्लियर ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट टू कन्वर्ट दैम एंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर के लिए उनको लैंड चाहिए होती थी, वो क्या करते थे, ग्रासलैंड्स, जहाँ भी घास वगैरह होती थी, खुली जगह होती थी, तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर लेते थे। तो इसकी वजह से खाली बस वो एक नेचर को, एनवायरनमेंट को बस इतना ही नुकसान होता था, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं होता। बट नाउ इन रिसेंट टाइम्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड ऑल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए जो स्पेस चाहिए होती है, उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कटिंग द फॉरेस्ट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ये हो रहा है, एनवायरनमेंट को पूरे को हम हार्म क्रिएट कर रहे हैं। सो टू यूज़ build houses, to use wood as fuels and to domesticate animals। तो पहले की जो ऑक्यूपेशंस होते थे वो इनसे रिलेटेड होते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, और वुड भी उनके क्या हो जाता था, फ्यूल में यूज़ में आता था। तो ये सारी जो ऑक्यूपेशंस थे वो इतने हार्म नहीं करते थे नेचर में। Thus they made changes in the environment, but the change, or
modification was not substantial until the last couple of centuries when industrial revolution took place। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ है तो उस टाइम पीरियड तक ये चेंजेस क्या हुआ, इन चेंजेस पे क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में हमने बहुत सारे हार्म इफ़ेक्ट्स किए हैं और उसकी वजह से एनवायरनमेंट है, जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे थे, सोर्सेज हमें मिल रहे हैं, साधन हमें मिल रहे हैं नेचर से, वो क्या होते कम होते चले जा रहे हैं। द वर्ल्ड हैज़ चेंज अ लॉट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस हमारे वर्ल्ड में देखने को मिले हैं। अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज़ टेकन प्लेस सिंस देन, सम ऑफ देम आर, आपने देखा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्म क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स आर बीन मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं बहुत सारी मात्रा में, बट एंड अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ में आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को भी कम करते चले जा रहे हैं। दीज हैव बीन अ शिफ्ट फ्रॉम वुड विच इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स टू कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स विच आर नॉन रिन्यूएबल। These non-renewable resources are increasingly being used in automobiles, industries and powerhouses। तो आपने देखा कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये किस किस में यूज़ में आ रही है। जैसे अभी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें हमने देखा है करके कि हमारे एडवांस जो ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं और पावर हाउसेस है, उनमें हम ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या होती जा रहा है, एनवायरनमेंट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। विथ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपने देखा हम दूर बैठे बातें कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन से, मैसेजेस के द्वारा हम दूर बैठे एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं कोई भी मैसेज। सो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा वी कैन कवर द होल वर्ल्ड, इन अ होल वर्ल्ड को हम कवर कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो हम बातचीत कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यू कैन टॉक और सेंड मैसेज विद इन सेकेंड्स एंड गेट द रिप्लाई इमीजिएटली। आपने देखा कि अगर आप मोबाइल में मैसेज कर रहे हो तो आपको इमीजिएटली तुरंत रिप्लाई आता है, तो उससे पता चलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे एक एडवांटेज तो है लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। सो whenever new models of electronic gadgets have improved technology are being introduced every day। और आपने देखा कि दिनों दिन नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही है। बट थिंक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, अभी कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज का क्या हो रहा है। अ न्यू काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम हैज़ एमर्ज ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रिकल गार्बेज की, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ऑल दिस हैज़ मेड लाइफ कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन्स, हमारे लिए तो बहुत कंफर्ट लाइफ हो गई कि हम दूर बैठे इतनी ईजिली बातें कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा रिप्लाई भी कर सकते हैं, बातें भी हो सकती हैं मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। बट वी आर एट द सेम टाइम इट हैड क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, उसके अलावा उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस ऑन द एनवायरनमेंट, तो इसका इफेक्ट्स क्या क्या पड़ा है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड लार्ज स्केल जनरेशन ऑफ वेस्टेज आर सम ऑफ द मेन कॉजेस इनिशिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीडिंग टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बढ़ती चली जा रही है, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और वेस्टेज इतना हो रहा है कि उसको हम लोग कम नहीं कर पा रहे। सो जनरेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंचा रही है। एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन और कटिंग ऑफ ट्रीज, आपने देखा कि अगर कहीं पे हमें बिल्डिंग बनानी है या फिर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत होती है, और वो लैंड कब हो सकती है? जब वो लोग फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करते हैं तब। सो कटिंग ऑफ ट्रीज़, अगर हम ट्रीज़ कट करें तो एक तरफ एनवायरनमेंट को हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज कम हो रही है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग ही हार्म पहुंचा रहे हैं। एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन और कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट टू ऑब्टेन फॉर हाउसिंग एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड
वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। अगर हम ट्रीज ग्रो कर रहे हैं तो हम हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा और क्रिएट करें, लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, इट इज़ हैविंग अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। नाउ रिडक्शन इन ग्रीन कवर हैज़ ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन कवर का मतलब है कि जैसे कि हमने अभी कटिंग ऑफ ट्रीज, तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है, तो जैसे कि आपने देखा कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। सो ये जो अगर हम प्लांट्स कट कर रहे हैं, कटिंग रेगुलर कटिंग ऑफ ट्रीज मेक्स अस डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ आवर इकोलॉजी। सो ये इकोलॉजी का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है और इसकी वजह से लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और जो हमारी लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो भी क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बिकॉज रेगुलर कटिंग ऑफ ट्रीज, so that to avoid that we should plant more and more trees. Cutting of forest leads to erosion of soil and also reduces rainfall of that area. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से ना ही हमें इसका नुकसान हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहा है, उसके अलावा भी हमें और भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके, जो कि सॉइल इरोशन लीड्स टू इरोशन ऑफ सॉइल इरोशन हो रहा है एंड रेनफॉल की जो लेवल है, जो रेनफॉल होनी चाहिए वो भी क्या हो रही है, बहुत कम होती चली है। इट मीन्स इट इज़ रेगुलरली डिक्रीजिंग, यानी रेड्यूस होती चली जा रही है रेनफॉल की जो मात्रा है वो। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज़ एयर पोल्यूशन। सबसे पहले कौन इफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में? आपने देखा कि एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन आप लोगों ने देखा है, स्मोक फ्रॉम चिमनीज, from factories, you can see. So first topic is air pollution. Most of the industrial activities and burning of fossil fuels release a lot of smoke into the air. तो first topic है air pollution. Air pollution आपने देखा कि वो फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, अगर हम कचरा वगैरह जला रहे हैं या कहीं पे भी कुछ भी जल रहा है तो उसका जो स्मोक है वो कहाँ जाता है, वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो चिमनी के द्वारा जो गैसेस निकलती है, दिस स्मोक्स आर वेरियस हार्मफुल गैसेस। और इनमें क्या है, हार्मफुल गैसेस होते हैं। और कौन से गैसेस होते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये सारे गैसेस हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं एंड विच पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, और ये सारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देते हैं। और ये एक मेन रीज़न है एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ने का, सबसे मेन रीज़न इसी का है। देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग इन द बिग टाउन्स। आपने देखा कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में, टाउन्स में आपने देखा व्हीकल्स। सो दीज व्हीकल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एयर पोल्यूशन। इन व्हीकल से आपने देखा कि धुआं निकलते, स्मोक, धुआं वगैरह निकलता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय द एग्जॉस्ट फ्रॉम दीज व्हीकल्स ऑल्सो। आपने देखा व्हीकल्स के अंदर एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं तो इससे भी एयर पॉल्यूट होता है। नाउ एसिड डिजॉल्व्स इन रेन एंड फॉल ऑन द अर्थ एज एसिड रेन। और ये जो एसिड डिजॉल्व होती है रेन के अंदर, वो किस रूप में आती है? एसिड रेन के द्वारा आती है। एसिड रेन्स हार्म प्लांट्स, एनिमल्स एंड द सॉइल। और एसिड रेन्स किस किस को हार्मफुल है? प्लांट्स को भी हार्मफुल है, एनिमल्स को भी हार्मफुल है और सॉइल को भी हार्मफुल है। सो एयर पोल्यूशन प्लेज एन मेजर रोल इन ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑन द एनवायरनमेंट। सेकेंड टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से हमें पता चलता है that is the waste coming from factories and all get mixed with the river water. river water में जाकर मिक्स हो जाते हैं, केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारे जाकर क्या होते हैं? वाटर में मिक्स होते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। वाटर पॉल्यूट बोथ लैंड एंड वाटर, और इसकी वजह से दोनों चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि लैंड पर भी और वाटर पे भी। वेस्ट फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज एंड सीवेजेस फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, colonies which are discharged into the water bodies like rivers and lakes pollute water and affect the aquatic life existing there. और आपने देखा होगा कि नालियों के द्वारा, सीवेज के द्वारा जो पानी जा रहा है वो कहाँ जाकर मिल जाता है? रिवर्स वगैरह, लेक्स में। और ये जो
किस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये एक्वेटिक लाइफ जो कि प्लांट्स, पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, प्लांट्स लाइफ पर, और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी जैसे रिवर्स, लेक्स के अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे आर गेट अफेक्टेड विद दिस। फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू सप्लाई मिनरल्स टू डिप्लीट द सॉइल। आपने देखा कि खेती बाड़ी में हम लोग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स यूज़ की जाती है कि द प्रोडक्शन शुड बी मोर एंड मोर, और इस प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसमें भी किसका इफेक्ट हो रहा है, उसको सॉइल को क्या हो रहा है, सॉइल ये हो रहा है, सॉइल इरोशन हो जाता है उसका भी। उससे क्या होता है, व्हेन द एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड रीचेज वाटर बॉडीज इट रिजल्ट्स इन एट्रोफिकेशन। और ये जो जब पानी उस एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहा है पानी फर्टिलाइजर्स के साथ, एंड दिस गेट्स इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में चला गया है देन इट रीचेस टू द वाटर बॉडीज़, और ये रिटर्न में वाटर बॉडीज़ में आकर मिल जाता है और उसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ दिस इज़ द कंडीशन व्हेन एल्गी ग्रोज वेरी फास्ट ड्यू टू द मिनरल्स प्रेजेंट इन वाटर। और आपने देखा होगा कहीं कहीं पे पानी जहाँ जमा हुआ होता है वहाँ पर एल्गे एक तरह का एक परत सी जम जाती है पानी के ऊपर, जो कि कह सकते हैं हम कि इट कवर्स द एंटायर सरफेस, वो पूरे सरफेस को कवर कर लेती है, यानी कि वो जो परत होती है, जगह होती है, उसको पूरे को कवर कर लेती है। दीज एल्गे प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू द वाटर एंड ऑल्सो देयर एक्सेसिव ग्रोथ एंड डिके causes the depletion of oxygen dissolved in the water. Submerged aquatic plants and animals die in the absence of sunlight. और जो कि प्लांट्स के वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, ये सारी इफेक्ट, इनका किस पे इफेक्ट पड़ रहा है सबको, कि उन एनवायरनमेंट की वजह से, वाटर की वजह से, वो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसकी वजह से ये सारे सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, दे आर गेटिंग समटाइम्स दे डाई इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, उसके द्वारा क्या होते हैं, अगर सनलाइट नहीं मिल पा रही प्रॉपर टाइम पर तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती प्रॉपर मात्रा में, इसलिए भी वो मर जाते हैं। सो दिस इज द ऑल्सो द मेन टॉपिक, दैट इज वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज आर पैक्ड वेल बिफोर ट्रांसपोर्टिंग दैम। आपने देखा है कि जब भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो एक पैकिंग के द्वारा आता है, तो आपने देखा होगा वो पैकिंग भी एक प्रोसेस होता है, तो जो कि फैक्ट्रीज में किया जाता है। सो दिस पैकेजिंग क्रिएट्स वेस्ट विच मे बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। और आपने देखा होगा कि जो पैकिंग है, जब हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम लोग वो पैकिंग का रैपर निकाल कर फेंक देते हैं, वो इट इज़ एज ए वेस्ट, वो एक तरह का वेस्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो ये जो पैकिंग का प्रोडक्ट, पैकिंग मटेरियल जो है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और इसकी वजह से वेस्ट डिस्पोजल बहुत होता है। एंड नाउ पॉइजनस वेस्ट एंड गार्बेज आर समटाइम्स बरीड इन द लैंड। आपने देखा होगा बहुत सारे वेस्ट तो लैंड में बरी कर दिए जाते हैं, यानी कचरा आपने देखा होगा कि गाड़ी आती है और गाड़ी बहुत एक पील बना, एक खड्डा खोद कर और उसमें कर दिया कंपोस्ट कर दिया जाता है। तो पॉइजनस वेस्ट भी ऐसे बहुत सारे वेस्ट हैं जो कि बरीड कर दिए जाते हैं लैंड में। दीज पॉल्यूट द सॉइल, और जब वो लैंड में वेस्ट को बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, तो वो क्या होता है, इट इज़ पॉल्यूटिंग द सॉइल, वो अंदर से सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है कहीं ना कहीं तरीके से, तो एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ ही रहा है। दीज पॉल्यूट्स द सॉइल, these can at times enter the groundwater source and pollute the water there, और इसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर में जाके मिक्सअप हो जाता है और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस विच आर अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, दैट इज चिल्ड्रन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड द थर्ड इज लैंड पॉल्यूशन। नाउ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस है एनर्जी के, आपने देखा होगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से मिल पाती है। सोलर एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन, दैट इज़ द
सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे सन के द्वारा हमें मिलती है। देयर इज़ नो मीडियम, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी एज इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अ क्लीन फ्यूल। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसको सोलर एनर्जी ये प्राइमरी सोर्स भी कहा गया है। इट डज़ नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, और ये एनर्जी कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर लैंटर्न, सोलर गीज़र। आपने देखा होगा आजकल कि सोलर कुकर, सोलर गीज़र में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो क्या है? सोलर एनर्जी के द्वारा हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बट इट कैन बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द डे, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये सिर्फ डे टाइम पे ही यूज़ की जाती है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है, किरणें जो होती है, उसी टाइम पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर गीज़र्स। ओके, नाउ even this problem has been solved. Many solar cells together in the solar panel are used to produce sizable amount of electrical energy. अब ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर सोलर पैनल्स लगे हुए रहते हैं। वो सोलर पैनल्स क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या करते हैं? उनका क्या काम होता है? वो सोलर पैनल्स, उनमें सोलर सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस एक स्पेसिफिक अमाउंट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें क्रिएट करते हैं। और सोलर पैनल्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्पेस स्टेशंस। स्पेस स्टेशन में आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स का बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन सोलर सेल एंड सिल्वर इज़ यूज्ड इन सोलर पैनल। सोलर सेल और सोलर पैनल में ये दोनों ही बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी बहुत ही महंगे सोर्स है। लेकिन ये सोर्स महंगे हैं क्योंकि इनमें सिलिकॉन और सिल्वर का यूज़ आ रहा है, तो इसलिए ये महंगे सोर्स हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंड एनर्जी। चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन योर पेज नंबर 48 ऑफ योर बुक दैट सोलर एनर्जी के बारे में दिखाया गया है, सोलर पैनल्स के बारे में दिखा रखा है ऑन पेज नंबर 48। एंड विंड एनर्जी इज़ अ क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी आपने देखा होगा, आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो एमपी की साइड जाते हैं तो उधर की साइड भी हमें बहुत सारे विंड मिल्स दिखाई देते हैं। अब ये विंड मिल्स किस काम आते हैं? कैसे एनर्जी क्रिएट होती है? अ विंड मिल इज़ अ लार्ज फैन इरेक्टेड एट अ सूटेबल हाइट ऑन अ रिगिड सपोर्ट अबाउट द ग्राउंड। आपने देखा होगा एक खंभा जैसा होता है और उसके फैन लगा हुआ रहता है और एक लिमिटेड हाइट के ऊपर होता है, जो कि विंड मेक्स द ब्लेड्स ऑफ द फैन मूव, और जैसे ही हवा चलती है वो फैन अपने आप मूव करते हैं। एंड विच इन टर्न मूव्स द टर्बाइन एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी वजह से टर्बाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट वन विंड मिल डजेंट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ही विंड मिल से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, इसलिए बहुत सारे विंड मिल होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। सो मैनी विंड मिल्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस। मैनी विंड मिल्स टुगेदर फॉर्म अ विंड फार्म। और बहुत सी जगह पर तो आपने देखा होगा कि विंड फार्म ही होता है, यानी जैसे कि अपन देखते हैं ना खेती, तो एक तरह की खेती की तरह एक ज़मीन होगी, प्लॉट जैसा होगा, तो उसमें पूरे विंड मिल ही लगाए हुए होंगे, यानी विंड मिल ही वहाँ पर होंगे, जिससे कि एक साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। अदरवाइज एक दो विंड मिल से कोई इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट नहीं हो पाती। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा सोलर एनर्जी, द एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन। विंड एनर्जी, दैट इज wind makes the blades to move the turbine, move the fan, which makes to turn the move the turbine and generates electricity. आपने विंड एनर्जी देखी, सोलर एनर्जी देखी, अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? In the past, nuclear energy has been used for destructive purposes like killing thousands of human beings. But this energy can also be used for peaceful purpose like producing electricity. न्यूक्लियर एनर्जी का एक साइड इफेक्ट है तो एक इफेक्ट भी है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट पहले के ज़माने में लोग बाग इसको किस लिए यूज़ करते थे? पास्ट में डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि बॉम्ब वगैरह में यूज़ की जाती थी।
Now, however, the waste generated during the process is very harmful and it is very difficult to dispose it of safely. और इसका जो waste generate होता है ना, वो बहुत harmful होता है, तो उसको dispose करना भी बहुत ज़रूरी है और safely dispose करना होता है, otherwise it can create harm to the environment. In case of any accident like leakage of nuclear radiation from the nuclear plants, it can become more dangerous. और आपने देखा होगा कि कभी कभी फैक्ट्रीज में विस्फोट वगैरह हो जाता है, तो ये किस वजह से हो पाता है कि कोई डिस्फ्यूज़ हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, लीकेज होता है न्यूक्लियर रेडिएशन के द्वारा, तो उसकी वजह से वो हार्मफुल क्रिएट होता है, यानी एक तरह का डेंजरस भी है वो न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये 3 टाइप्स की एनर्जीज पढ़ी हमने, जिससे कि हमें एनर्जी नेचर के द्वारा मिली हुई है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन बीइंग डन टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। ये टॉपिक, इसमें हमें बताया गया है कि हमने अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने वी कैन सेव आवर टाइम ऑल्सो एंड वी कैन यूज़ इट ईजीली। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा हमारा टाइम भी सेव कर सकते हैं और एक ईजी साधन है यूज़ करने का। जैसे कि विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट न्यू इम्प्रूव्ड व्हीकल्स आर बीन मैन्युफैक्चर्ड। आपने देखा आजकल के जो व्हीकल्स है बहुत न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहे हैं। तो दीज व्हीकल्स हैव अ स्पेशल सिस्टम टू कन्वर्ट सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस टू द एग्जॉस्ट टू हार्मलेस वन. Efforts are being made to treat sewage and factory waste before releasing them into water bodies. So these are the modifications. आजकल जो modifications हो रहे हैं उसके द्वारा हम लोग नेचर को भी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. Research is being carried out to develop eco-friendly biodegradable plastic. Researches are also done to make our environment safe. Some other modifications of environment by human beings. और कुछ modifications ऐसे हैं जो human beings are also trying to do it. As we have read, we no longer live in a natural environment. अभी आपने देखा होगी कोई नेचुरल एनवायरनमेंट इतना खास रहा नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं. वी हैव मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट सफिशिएंटली. हमने हमारे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रखा है हमारी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग. सो एज द रिजल्ट इट हैज़ मोर और लेस बिकम अ मैन मेड वन. और ये जो एनवायरनमेंट है ये भी क्या बन चुका है, मैन मेड वन बन गया है. ऑल्दो इट हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल देन बिफोर, इट हैज़ ऑल्सो हार्म्ड अस इन मैनी वेज. और इसकी वजह से इसने हमारी लाइफ तो कंफर्टेबल बनाई है लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से हार्मफुल भी है. इट हैज़ पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. और इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो होता है ना वो चीज़ नहीं रह पाई है. सो व्हाट शुड वी डू इन सच ए सिनेरियो. और हमें क्या करना चाहिए हमारी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. यूज़ ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी कट डाउन एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस टू प्रोवाइड पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम शुड बी प्रमोटेड. और कोल और पेट्रोलियम का जो यूज़ है शुड बी कट डाउन और एनवायरनमेंट को भी फ्रेंडली रखना चाहिए. हमें इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना चाहिए जिससे कि हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. सो ऑन पेज नंबर 50 यू हैव गिवन दैट न्यूज़ यू कैन यूज़. सम report is given here, that is a topic is given about the carbon tax to pay at these shops and eateries. So children, you can read from the book page number 50. Read the lesson carefully. We have completed this chapter, that is exploitation of resources, exploitation of environment by human beings. I will send you PDF. Complete your work in your fair copy. Read the chapter. Okay, thank you. Have a nice day.